मित्रों, आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसी विभूति के बारे में बात करेंगे जिनके वीरता के चर्चा हम आज भी गौरव के साथ करते हैं। इनका नाम पृथ्वीराज चौहान था और इनका जन्म 1166 ईस्वी में अजमेर, जो वर्तमान में राजस्थान राज्य में पड़ता है, वहाँ हुआ था। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने पिता की मृत्यु के बाद 1178 में ही सत्ता संभाल ली थी। उम्र के लिहाज से कम उम्र होने के कारण आरंभ के दिनों में इनकी माता इनके प्रमुख सलाहकार के रूप में कार्य करती रही और 1180 में इन्होंने अपने हाथ में पूरी सत्ता ले ली। 1180 के बाद, जैसा कि हम जानते हैं, वह समय बड़े बड़े राजाओं और रजवाड़ों का था, जिनके बीच अनवरत रूप से सत्ता के लिए संघर्ष होते थे। आपसी ईर्ष्या, वैमनस्य और अधिक से अधिक जमीन और संपत्ति का मालिक होने की होड़ राजाओं के बीच मची हुई थी। पृथ्वीराज चौहान ने भी कई लड़ाइयाँ लड़ी और उत्तर पश्चिम का अधिकांश भाग उनके कब्जे में रहा और उन्होंने दिल्ली और अजमेर दोनों जगहों से अपने शासन का संचालन किया। ऐसे अगर हम चौहान डायनेस्टी की बात करें तो इसकी स्थापना 1133 में अजय राज चौहान के द्वारा की गई थी और उसके बाद पृथ्वीराज के पिता शासक रहे। हालांकि उन्होंने कम ही दिनों तक शासन किया और उनकी मृत्यु के बाद पृथ्वीराज ने सत्ता संभाली। पृथ्वीराज हर क्षेत्र में, चाहे वह क्षेत्र शिक्षा का हो, घुड़सवारी का हो, तीरंदाजी का हो, सेनापति का हो, सभी क्षेत्रों में इन्होंने अच्छा प्रशिक्षण लिया था और ये एक निपुण और वीर योद्धा के रूप में भारतीय इतिहास में माने जाते हैं। इनकी शादी भी एक प्रेम विवाह ही था और राजा जयचंद की बेटी संयोगिता से ये बहुत प्यार करते थे। हालांकि संयोगिता के पिता नहीं चाहते थे कि वे अपनी बेटी की शादी पृथ्वीराज चौहान से करें, लेकिन संयोगिता की भी सहमति थी। वह भी पृथ्वीराज से बेहद प्रेम करती थी, लेकिन पिता के नहीं चाहने का परिणाम यह हुआ कि एक स्वयंवर रचा गया और उस स्वयंवर के गेट पर ही राजा जयचंद ने पृथ्वीराज की एक मूर्ति बना ली थी और संयोगिता चूँकि पृथ्वीराज से प्रेम करती थी, इसलिए इसने उसी मूर्ति को के गले में वरमाला डाल दी
हालांकि पृथ्वीराज भी उस सभा में छुपे रूप में पहुंचे थे और इसके बाद वे संजोगिता को अपने साथ भगा ले गए। यहाँ भी उनकी वीरता हमें देखने को मिलती है, उनका साहस हमें देखने को मिलता है। भारत के अंतर्गत अनेक राजाओं को उन्होंने पराजित किया और अपने क्षेत्र का काफ़ी विस्तार किया, लेकिन उन्होंने जो 2 लड़ाइयाँ मोहम्मद गोरी के साथ लड़ी वह अधिक प्रसिद्ध हुई और प्रसिद्ध इसलिए भी हुई कि उसमें पहली लड़ाई, जिसे तराई की लड़ाई हम कहते हैं, वह 1191 में हुई। उसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को परास्त किया, लेकिन कहीं न कहीं पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी की शक्ति को नहीं पहचान पाए और उन्हें ऐसा लगा कि दूसरी बार मोहम्मद गोरी आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन ठीक 1 वर्ष बाद ही मोहम्मद गोरी ने पूरी तैयारी के साथ पुनः पृथ्वीराज के साम्राज्य पर आक्रमण किया और चूँकि तैयारी उसकी पूरी थी, इसलिए उस युद्ध में जो 1192 में लड़ा गया, पृथ्वीराज को पराजय का मुंह देखना पड़ा। लड़ाई खत्म होने के बाद मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को बंदी बना लिया। इन्हें अफ़गानिस्तान ले जाया गया। बाद में इनकी दोनों आँखें निकाल ली गई और जहाँ तक इनकी मृत्यु का सवाल है तो उसमें कई प्रकार के विचार हैं और कोई भी एक मत पर सभी विद्वान सहमत नहीं हैं। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इनके राज दरबार में जो चंद्रबरदाई कवि थे, उनकी प्रेरणा से इनकी आँख पर पट्टी बांध दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी जो इन्होंने तीर चलाई उससे मोहम्मद गोरी की मौत हुई। लेकिन इससे अधिकांश इतिहासकार सहमत नहीं हैं। अधिकांश इतिहासकार यह मानते हैं कि जेल में बंद होने के बाद और पृथ्वीराज की आंखें निकालने के बाद इन पर देशद्रोह और राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और यह कहा गया कि ये मोहम्मद गोरी के खिलाफ साजिश में शामिल हैं, इसलिए इन्हें 1992 के आसपास ही फांसी की सज़ा दे दी गई और इस तरह इनका अंत हो गया। लेकिन पृथ्वीराज के संबंध में हम जब कभी भी उन्हें याद करते हैं तो उनको उनकी वीरता के लिए, उनके कला संरक्षण के लिए, उनके ज्ञान के लिए और प्रजा के प्रति उनके समर्पण भाव के लिए हम आज भी उन्हें याद करते हैं। और उन्होंने हमें यह सिखाया, यह बताया कि किस प्रकार से हम अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर सकते हैं। फिर दूसरा उनका योगदान था कि उन्होंने वाणिज्य या व्यापार की उन्नति के लिए भी काफ़ी काम किया। आंतरिक ढांचे के लिए भी उन्होंने कई अच्छे काम किए, चाहे वह काम नहर बनवाने का हो, सिंचाई का हो, किसानों के हित का हो। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने जब तक शासन किया, इनका शासन मुख्य रूप से न्याय पर आधारित शासन था और इन सारे गुणों के कारण पृथ्वीराज आज भी हमारे बीच पूजनीय हैं और आने वाले समय में भी एक वीर के रूप में, एक योद्धा के रूप में
कुशल शासक और प्रशासक के रूप में इनकी पूजा होती रहेगी। धन्यवाद।